तो आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे जो कंपार्टमेंटल का एग्जाम होने वाला है ना 2025 में, मतलब जो भी बच्चा बच्ची मतलब लड़का लड़की फेल हुए थे, क्रश लगा था जिनका भी, तो उनका कंपार्टमेंटल जो मतलब हिंदी का जो कंपार्टमेंटल का एग्जाम जो होगा वो 2 तारीख को होगा। कितना? 2 कौन से? तो मई में होगा, मतलब 2 तारीख 5वां महीना में होगा। तो बस आ ही गया है, 2-4 दिन और बचा है। तो मैं इसके लिए क्या बहुत ही वीवीआई मतलब एकदम चुन कर क्वेश्चन लाया हूँ, जिसमें से 100 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 100 प्लस वीवीआई क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको एकदम 100% गारंटी है कि 40 से 45 क्वेश्चन आपके सीधे बोर्ड एग्जाम 2026-25 में देखने को मिलेंगे। कंपार्टमेंटल का 2025 का जो एग्जाम होगा 2 तारीख से 100% की 40 से 45 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए बिना देर किए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये यूट्यूब के रियल एजुकेशन क्लास 10th के द्वारा आपको कराया जाएगा। यही एक चैनल है जहाँ पे आपका हर एक तरह की तैयारी कराई जाती है। फिर ये क्लास 10th हिंदी कंपार्टमेंटल एग्जाम देखिए 2025 का है ना, नोट्स बनाया गया। इसमें 100 प्लस वीवीआई क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आइए इसमें से जानते हैं कौन कौन से आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 कर रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? देखिए प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन देखने में छोटा है पर बहुत ही बार पूछा जाता है। ठीक है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद। देखिए प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि श्रम विभाजन ये चैप्टर नंबर 1 है, जिसके लेखक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम, भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का क्या नाम था? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल, राधे राम सकपाल। तो उनके पिताजी का जो नाम था वो क्या था? रामजी सकपाल था। क्या था यार पहले बच्चों? रामजी सकपाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को, धन विभाजन को, जन विभाजन को या फिर जाति विभाजन को? तो आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है उसे श्रम विभाजन को मानता है। कौन से? श्रम विभाजन को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपका, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। कैसी कारण बनी हुई है? तो प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण भी है और प्रत्यक्ष कारण भी। तो मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20 के दांत शीर्षक कहानी में कहानीकार कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद्र या फिर नलिन बिलोचन शर्मा। तो 20 के दांत के कहानीकार कौन है? तो हो जाएंगे नलिन बिलोचन शर्मा, अपने प्यारे लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, गिरधर लाल कौन है? कासू के पिता, मदन के पिता, रजनी के पिता या फिर शेफाली के पिता? गिरधर लाल का पूछा। ये चैप्टर कौन सा है? दूसरा नंबर। खोखा वाला आप लोग पढ़े ही होंगे। खोखा वाला नहीं, खोखा वाला तो दूसरा होता है। ये गिरधर लाल जो दूसरा चैप्टर है, तो ये कौन हो जाएंगे? मदन के पिता है। गिरधर लाल कौन है प्यारे बच्चों? तो मदन के पिता। ऑप्शन बी आप याद रखिएगा, मदन के पिता। प्रश्न संख्या 7 है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? मदन जो लड़का था वो कासू के कितना दांत तोड़ दिया था? 3, 1, 2 या फिर 4? तो कितना दांत तोड़ा था? तो ये 2 दांत तोड़ दिया था। ठीक है ना। कितना? 2 गो दांत तोड़ दिया था। ये जो मदन था वो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो 2 दांत, याद रखिएगा 2। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम पूछा है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं, पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा या फिर इंद्रावती शर्मा। तो नलिन बिलोचन शर्मा जी के माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, नलिन बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसका तत्व संग्रह से उभर कर आए हैं? किसका तत्व संग्रह से उभर कर आए हैं? राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो
किसका तत्व उभर कर आया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिकता का, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक कहानी है तो इसलिए मनोवैज्ञानिकता का तत्व है उभर कर आया। ऑप्शन बी आपका 100% करेक्ट है। प्रश्न संख्या 10 है, मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो मैक्स मूलर भारत से हम क्या सीखे इस चैप्टर के लेखक है। मैक्स मूलर किसके लेखक है? भारत से हम क्या सीखे, तीसरा चैप्टर जो है उसके। गांधी जी ने, स्वामी विवेकानंद, अम्बेडकर जी या फिर गुणाकर मूले? तो कौन कहे थे वेदांतियों का वेदांती जो कहे थे वो हमारे स्वामी विवेकानंद जी कहे थे। कौन? स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं वेदांतियों का वेदांती। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, दारिद नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? हैकर को, हैकर्स को, वारेन हैंगस्टन को या फिर विलियम जोन्स को? तो दारिस नामक सोने का 172 दारिस नामक सोने का सिक्का जो मिला था वो है वारेन हैंगस्टन को मिला था। किनको? वारेन हैंगस्टन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में या फिर जर्मन भाषा में? मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद पूछा है तो किस में किए थे? ग्रीक भाषा, लैटिन, हिंदी या फिर जर्मन? तो आपको बताना है कि ये कौन से भाषा में किए थे। तो ये कौन से भाषा में किए थे पहले बच्चों? जर्मन भाषा में। जो मैक्स मुलर जी थे वो मेघदूत नामक पुस्तक को जर्मन भाषा में क्या किए थे? अनुवाद किए। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर प्यारे बच्चों आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो मैं व्हाट्सअप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ठीक है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए। मैं इसका PDF नोट्स वहीं पे भेज दूँगा। और अब अगर आप अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किए होंगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पास शेयर कीजिए, जिससे कि वो कंपार्टमेंटल के एग्ज़ाम में एकदम बेहतरीन तरीक़े से पढ़ाई कर सके, अपना मजबूत बना सके। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलना व्याख्यान किसने किया था? व्याख्यान मतलब कहानीकार किसमें किए थे? व्याख्यान किसने दिया था? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का कौन मतलब व्याख्यान किए थे? मैक्स मुलर जी या फिर गुणाकर मूले, नलिन बिलोचन शर्मा, अमरकांत? तो कौन किए थे? देखिए हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसके नाम है मैक्स मुलर, जिसके लेखक है मैक्स मुलर, तो यही किए होंगे। ऑप्शन ए आपका 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कांट और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? कांट और केन का। तो कांट और केन का पूछा है, तो कांट और केन का ग्रीक में, जर्मन में, हिंदी में या फिर लैटिन में? देखिए कांट और केन का भी जो अनुवाद हुआ था वो जर्मन भाषा में हुआ था, ठीक है ना। ऑप्शन बी 100% करेक्ट। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि कहानी निबंधकार कौन है? गुलाब राय, शांतिप्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 16 है, द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है? नाखून को, चोर को, डाकू को या फिर बदमाश को? तो द्विवेदी जो निर्जल अपराधी मानते हैं वो नाखून को, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामसूत्र हजारी प्रसाद द्विवेदी की कैसी रचना है? की रचना है, किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पतंजलि को, वात्स्यायन की या फिर रामानुजाचार्य की? तो किसकी रचना है ये पूछा है? किसका? ये कामसूत्र किसकी रचना है? तो ये किसकी हो जाएगी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हो जाएगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिक्कत का अर्थ होता है साबुन, मुहावर, दर्पण या फिर मोम? सिक्कत का अर्थ पूछा है, तो सिक्कत का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? आपको मालूम है सिक्कत का अर्थ क्या होता है? आइए हम बताते हैं। सिक्कत देखिए, सिक्कत किसको बोलते हैं? सिक्कत मोम को बोलते हैं, मतलब मोमबत्ती को बोलते हैं। किसको? सिक्कत मतलब क्या होता है? मोमबत्ती। प्रश्न संख्या 19 है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी या फिर उत्तरी भारत से? तो कहाँ से मिलते हैं? किस नागरी लिपि के आरंभिक खेल पूछा है, आरंभिक लेख, तो ये शायद दक्षिणी भारत से मिलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका देखिए ये करेक्ट अभी नहीं है, मतलब हमको लग रहा है जहाँ तक कि अभी दक्षिणी भारत से होगा। अगर इसका आंसर गलत होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये मतलब दक्षिणी भारत ऐसे ज़्यादातर लग रहा है। आइए प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। बेतमा दानपत्र किस समय का है? बेतमा दानपत्र किस समय का
तो ये हो जाएगा 1020, 1021, 1022 या फिर 1023। बेतमा, बेतमा किसका दामपत्र किस समय का बेतमा। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन था ना, दक्षिणी भारत, ये 100% सही है, ठीक है ना, ये 100% सही है, दक्षिणी भारत ही होगा, ऑप्शन सी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वेतमा दान पत्र, तो वेतमा दान पत्र कितना का है, 1020 का है, याद रखिएगा 1020, ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, 8वीं सदी से, 6ठी सदी से, 9वीं सदी से या फिर 4थी सदी से। उत्तर भारत के नागरी लिपि का लेख कब से मिल रहे थे, 8वीं सदी से, कितना से, 8वीं सदी, ऑप्शन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की है, मराठी भाषा में, पंजाबी में, बंगला में या फिर अंग्रेजी में। गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई, तो मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी, तो वो किए थे मराठी भाषा में, किसमें, मराठी भाषा में, ऑप्शन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मौत का नगर, मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह, अनामिका, महादेव वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर अमरकांत। मौत का नगर पूछा है, तो मौत का नगर किस कहानी के है, तो ये देखिए बहादुर चैप्टर का है। बहादुर के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा, बहादुर के लेखक चैप्टर का नाम, मैंने सॉरी लेखक का नाम क्या है, तो अमरकांत जी, मतलब मौत के नगर भी उन्हीं का है, तो ऑप्शन डी आपका 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अमरकांत को किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया था, किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था, मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्टर या फिर जिंदगी और जो, किनके लिए उनको पुरस्कारित किया गया था, तो वो था डिप्टी कलेक्टर, जो उनका कहानी था, इसी के लिए क्या उनको पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बीच की दीवार किसकी रचना है, बीच की दीवार, तो आपका ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल की, अमरकांत जी की, बाबूराम सक्सेना की, गुणाकर मूल्य की। तो बीच की दीवार, बीच की दीवार भी किनकी रचना है, अमरकांत जी की ही रचना है। अमरकांत जी भी बहुत सारे रचनाएं लिखे हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है रुक जाना, भाग जाना, मार देना या फिर मर जाना। देखिए 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, क्या हो जाएगा, भाग जाना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है, निर्मला, किशोर, लेखक या फिर इनमें से कोई नहीं। बहादुर से कौन पूछता है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, तो निर्मला पूछती है, ठीक है ना, लेखक की पत्नी निर्मला, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी, कहानीकार ने, किशोर ने, फौजी ने या फिर पहरेदार ने। तो देखिए बहादुर की जो पिटाई की थी डंडा से किया था, वो किशोर था। किशोर कौन था, तो कहानीकार का बेटा था, कौन था, किशोर कहानीकार का बेटा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाश्ता पानी के बाद क्या बातों की क्या छड़ने लगी, क्या, पूरी, पुआ, जलेबी या फिर इनमें से सभी। तो नाश्ता पानी के बाद क्या छड़ने लगी थी, तो नाश्ता पानी के बाद याद रखिएगा जलेबी छड़ने लगी, क्या, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, रामविलास शर्मा की, रामधारी सिंह दिनकर, अशोक वाजपेयी या फिर यतीश मिश्र। परंपरा का मूल्यांकन, तो ये 7वां चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन, तो परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है, ये हो जाएंगे रामविलास शर्मा जी की, किनकी हो जाएगी, रामविलास शर्मा, मतलब ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से या फिर इतिहास के ज्ञान से। तो प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है, साहित्य की परंपरा के ज्ञान का भी होना हमें बहुत ही आवश्यक होता है, साहित्य की भी परंपरा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, मतलब ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं, रचनाकार कौन, मतलब इसके लेखक कौन है, कौन रचित किए थे, यतीश मिश्र, रविंद्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मूल्य। तो कौन किए थे इसके परंपरा का ज्ञान, परंपरा का मूल्यांकन पाठ किए रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे रामविलास शर्मा जी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, तारसप्तक के कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है, 4 5 6 7। तारसप्तक के तो कितनी कवियों की कविताएं संग्रहित है, तो 7, कितना, 7, ऑप्शन डी याद रखिएगा
7 आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912, 20 सितंबर 1913, 25 नवंबर 1914। 10 अक्टूबर 1911 रामविलास शर्मा का जन्म। रामविलास शर्मा का जन्म पूछा है तो 10 अक्टूबर 1912 में। कितना में? 10 अक्टूबर 1912। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? पूंजीवादी व्यवस्था में, जातिवादी व्यवस्था में, समाजवादी या फिर भौतिकवादी व्यवस्था में? तो साहित्य की परंपरा का ज्ञान पूछा है। साहित्य की परंपरा का ज्ञान जो है वो समाजवादी व्यवस्था में ही क्या है? संभव है। बाकी किसी भी नहीं, सिर्फ समाजवादी व्यवस्था में ही संभव होता है। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था? 1932 में, 1934, 1933 या फिर 1931? रामविलास जो शर्मा जो बीए किए थे वो कब किए थे? तो 1932 में किए थे। कितना में प्यारे बच्चों? 1932 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संकलित है? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संकलित है? नाटक के कला से, नृत्य कला से, संगीत कला से या फिर चित्रकला से? किससे संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज जो है नृत्य कला से संबंधित है। ठीक है ना? ऑप्शन बी। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्लास बहुत ही मज़ेदार हो रहा है, मतलब आपको थोड़ा सा भी बोरिंग फील नहीं होगा। इतना मस्त मस्त क्वेश्चन है और आपको याद भी होगा, तो मैं आपका रिवीजन एक तरह से रिवीजन भी करा दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस घराने से आते थे? लखनऊ, दरभंगा, जयपुर या फिर कानपुर? तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज जो आते थे वो लखनऊ घराना था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिंदगी जीत जीत में निरखा तो किस विधा की रचना है? व्यक्ति चित्र, निबंध, आत्मकथा या फिर साक्षात्कार? कौन सा है? जीत जीत में निरखा तो मतलब पंडित बिरजू महाराज के बारे में बात किया गया है। जीत जीत में निरखा तो किस विधा की रचना है? तो ये क्या हो जाएगा? साक्षात्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? साक्षात्कार। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के बाबूजी पंडित बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? नौकरी मिलने हेतु, नौकरी छूटने होती, नृत्य में सफलता हेतु या फिर बालक के स्वास्थ्य हेतु? पंडित बिरजू महाराज के पिताजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? तो वो क्या हुआ था? उनका नौकरी छूटने हेतु मांगे थे कि अब चढ़ा दे रहे हैं, जब तक किए तब तक बहुत ही हुआ, तो इसीलिए धन्यवाद मतलब एक तरह का हाँ कर रहे थे। तो वैसे क्या नौकरी छूटने हेतु मतलब उनका नौकरी छूटा था तभी। फिर बिरजू महाराज का जन्म हुआ था शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन बाद या फिर शुक्रवार बसंत पंचमी के 2 दिन बाद? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। कब हुआ था? शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अभिनयों के रचनाकार कैलाश वाजपेयी, फिर है किशोरीदास वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक वाजपेयी? तो देखिए, अभिनयों का एक याद रखिएगा, अभिनयों किससे? अ से शुरू होता है, अभिनय अ से। तो अशोक वाजपेयी मतलब अ से अशोक, अ से अभिनय मतलब डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अभिनय कहाँ स्थित? अभिनय कहाँ पर स्थित है? किस देश में? फ्रांस, रूस, भारत या फिर मित्र? तो अभिनय जो स्थित है वो फ्रांस में है। कहाँ पे है? अभिनय फ्रांस में स्थित। ऑप्शन है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है? श्यामानंद वाजपेयी, रामानंद वाजपेयी या फिर परमानंद वाजपेयी, देवानंद वाजपेयी? तो अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम पूछा है। अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम, पिताजी का ही नाम है ना, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम। तो अशोक वाजपेयी जी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिताजी का नाम श्यामानंद, रामानंद, इनके पिताजी का नाम शायद श्यामानंद था कि रामानंद, ऐसे ही कुछ नाम था। अशोक वाजपेयी के पिताजी का नहीं, हाँ ऑप्शन सी सही होगा। क्या? परमानंद। क्या नाम है? परमानंद। ये क्वेश्चन ऑप्शन ही नहीं दिख रहा था, परमानंद जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमानंद वाजपेयी। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म पूछा है। 14 जनवरी 1941 में, 15 जनवरी 1941, 16 जनवरी 1941 या फिर 17 जनवरी 1941? तो उनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है?
तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। मतलब ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे, छाता के नीचे। कहाँ पे खड़ा हो गया था प्यारे बच्चों? देखिए संतु। संतु कौन सा है? मछली चैप्टर है। मछली चैप्टर के बारे में बताया गया। संतु बहुत ही मतलब तेज तर्रार लड़का था, तो उसी के बारे में बताया गया। तो संतु कहाँ पे भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था? तो मकान के नीचे। कहाँ पे? मकान के नीचे। ऑप्शन बी आपका सही। देखिए कोई झोपड़ी बता नहीं, तो ये मकान के नीचे आप पढ़िएगा ना, तो वहाँ पे मकान के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना। मकान, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है काव्य संग्रह, उपन्यास, कहानी संग्रह। जय हिंद पूछा है, तो क्या हो जाएगा? और एक है इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जय हिंद कैसी रचना है शुक्ला जी की? ये हो जाएगा काव्य संग्रह, ठीक है ना। ऑप्शन है, याद रखिएगा, काव्य संग्रह रचना है। प्रश्न संख्या 49 है। प्रश्न संख्या 49, शुक्ला जी इंदिरा गांधी की कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे थे? किरानी, एसोसिएट प्रोफेसर, मेंटेनेंस इंचार्ज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ला जी जो थे एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कृषि गांधी विश्व कृषि विद्यालय पे रहे थे। अगला प्रश्न है, पेड़ पर कमरा किन की रचना है? वाणिज्य रामविलास शर्मा, रामविलास रामचंद्र शुक्ल, या फिर विनोद कुमार शुक्ला। पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा किसकी है? तो जो मछली कहानी को लिखा है मतलब विनोद कुमार शुक्ला की। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चा, हम लोग 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मतलब कंप्लीट कर दिए हैं। 50 और 50 बच रहा है। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और साथ में आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, जिससे कंपार्टमेंटल वाले बच्चे इस क्लास को पढ़ के बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। इसमें से तो देखिए 40 नंबर तो फिक्स है, ठीक है ना। 40 मार्क्स एकदम 100% है कि फिक्स है। 40 नंबर कोई बुराई नहीं है, 40 नंबर आएगा ही आएगा आपका। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे बहुत सारे बच्चे का भविष्य अच्छा से बन पाएगा। अगला प्रश्न है, मछली कहानी 51 है। मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई, किस संकलन से ली गई है? महाविद्यालय से, सब कुछ होना बचा रहेगा, पेड़ पर कमरा, या फिर खुलेगा तो खिलेगा तो देखेंगे। पेड़ पर कमरा नहीं, मछली पूछा है। मछली किस कहानी से लिया गया है? तो महाविद्यालय से लिया गया। कहाँ से? महाविद्यालय। ऑप्शन ये आपका 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरम्यान क्यों दौड़ रहे थे? मछली खाने की जल्दी, मछली मर जाने का डर था, पिताजी ने दौड़कर जाने को कहा था, या फिर वर्षा के कारण। तो क्यों कथाकार दौड़ रहे थे? तो मछली मर जाने का डर था। क्या मछली मर जाने का डर था? ऑप्शन बी। क्योंकि देखिए मछली पानी में रहती है, और अब उसको झोले में रख दिया गया तो क्या हो जाएगी? मर भी जाएगी। पानी उसको मिलेगा तब ना, नहीं मरेगी। फिर कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थे? 2, 3, 4, 5। तो कथाकार के झोले में याद रखिएगा 3। कितना? 3 गो मछलियाँ थी, ठीक है ना, 3 गो मछलियाँ। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी? 1, 2, 3, या फिर 4। उत्तर 4। देखिए याद रखिएगा 3 मछलियाँ खरीदी थी, जिसमें से देखिए 2 गो जिंदा थी और 1 गो मर गई थी, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मछलियाँ झोले में, कितनी मछलियाँ जिंदा थी और मर गई थी। तो याद रखिएगा 2 गो मछलियाँ जिंदा थी और 1 मछलियाँ मर गई थी। मतलब 3 मछली किने थे, जिसमें से 2 गो जिंदा और 1 गो मर गई थी, मतलब मरी हुई थी। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी बहादुर, मछली, विष के दांत, या फिर कुहासा। तो विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा मछली है, मछली। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत किस विधा की रचित है? निबंध, कहानी, आलोचनात्मक, या फिर व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत, चैप्टर नंबर 11। कितना है? चैप्टर नंबर 11। नौबत खाने में इबादत किस विधा की रचना है? तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए निबंध नहीं होता है, कहानी भी नहीं, आलोचना भी नहीं, व्यक्ति चित्र। क्या हो जाएगा? व्यक्ति चित्र। ऑप्शन डी आपका 100% करेक्ट है। फिर बिस्मिल्लाह का प्रसिद्ध थे, बिस्मिल्लाह का प्रसिद्ध थे के किस लिए प्रसिद्ध थे? तो वो देखिए सितार वादक, सरोद वादक, गिटार वादक, या फिर शहनाई वादक। तो जो बिस्मिल्लाह का प्रसिद्ध थे वो शहनाई वादक के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? शहनाई के रीढ़ किस तरह के
काश, नरकट, बांस या फिर सड़ी। तो किस तरह के पौधे से तैयार किया जाता है? नरकट। क्या नरकट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यतीश मिश्र। यतीश मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या फिर बिहार। यतीश मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? भीमराव अम्बेडकर, रविंद्रनाथ ठाकुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किसने गांधी जी को कौन दिए थे? गांधी जी को महात्मा की उपाधि कहा है। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर की ठाकुर थे, वही दिए थे। ऑप्शन बी आपका 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का जन्म स्थान। तो ये देखिए ऐसे ही दिख रहा है, पोरबंदर मतलब गुजरात में। कहाँ पे हो जाएगा? पोरबंदर मतलब गुजरात। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की रचना है शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा और संस्कृति, गेहूं और गुलाब, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? शिक्षा और संस्कृति क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी का कहानी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है गांधी जी की पत्नी का नाम था। गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी की पत्नी का नाम, तो क्या नाम था? कस्तूरबा, कमला, बिमला या फिर सरला। तो आप याद रखिएगा गांधी जी की पत्नी का जो नाम था वो क्या था? कस्तूरबा गांधी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 64 है गांधी जी का माता का नाम क्या था? माता जी का नाम पूछा है। बतुलन बाई, पुतली बाई, जानकी बाई या फिर देवमती बाई। तो गांधी जी के माता जी का नाम था पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई। ऑप्शन भी याद रखिएगा, पुतली बाई हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंगम्मा आला। देखिए वर्णिका बुक में हम लोग आ गए। वर्णिका से भी तो 10-12 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आ गए। मंगम्मा क्या बेचती थी? दूध, दही या फिर मक्खन, घी। तो हम आपको बताए हैं कि मंगम्मा क्या बेचती थी। देखिए मंगम्मा दही वाली कहानी क्या है, तो दही बेचती थी। क्या बेचती थी? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, दही। अगला प्रश्न है दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, ईश्वर, सुजाता। कौन हो जाएंगे मंगम्मा कहानी के कहानीकार? दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार पूछा है तो कौन हो जाएंगे? श्रीनिवास जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? श्रीनिवास। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र है लक्ष्मी, मंगम्मा, पपाती, सीता। दही वाली मंगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। दही वाली मंगम्मा, तो मंगम्मा देखिए इसमें किधर दिख रही है? इधर देखिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, मंगम्मा। अगला प्रश्न है दही वाली मंगम्मा कहानी के कथावाचक कहाँ से है? पटना से, दिल्ली से, बेंगलोर से, कलकत्ता से। कहाँ से प्यारे बच्चे? दही वाली मंगम्मा कहानी के बेंगलोर से है। ऑप्शन सी याद रखिएगा, बेंगलोर। अगला प्रश्न है दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? माताओं को, पुत्रों को या फिर बहुओं को। तो किसे संदेश देती है? बहुओं को। किसे देती है संदेश? बहुओं को। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 2, 3, 4, 5। देखिए मंगम्मा के परिवार में कौन कौन थे? एक तो मंगम्मा थी, फिर मंगम्मा के बहू का नाम था नजम्मा, और एक उसका बेटा और एक उसका पोता, मतलब 4 हुए। कितना? मतलब 4 परिवार, मतलब 4 सदस्य हुए। तो किधर किधर हो जाए? देखिए 4, देखिए इधर सी नंबर में है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, 4 सदस्य। प्रश्न संख्या 71 है ढलते विश्वास कहानी में किस राज्य का बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, केरल। किससे दिखाया गया है? ढलते विश्वास कहानी को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित। तो प्रभावित किसको? उड़िया को दिखाएगा, मतलब उड़ीसा को दिखाएगा। ऑप्शन सी आपका 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न है ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सावरदयी, सातकोड़ी होता या फिर सुजाता। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार पूछा है। ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार पूछा है। ढहते विश्वास कहानी के इसका सावरदयी होंगे या फिर सुजाता। आप जल्दी से कमेंट कीजिए तो क्या होंगे? सावरदयी या फिर सुजाता। सातकोड़ी होगा। क्या हो जाएगा? सातकोड़ी हो नहीं, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार सातकोड़ी नहीं होगा।
सात कोड़ी होता तो तीसरे चैप्टर के हैं शायद, तीसरे चैप्टर के लेखक है, सात कोड़ी होता। ऐसे इसको छोड़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हम बाद में 72 का आंसर हम बाद में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना, कि क्या होगा। अगला प्रश्न, ढहते विश्वास कहानी प्रमुख पात्र है लक्ष्मी, सीता, गीता। तो इसकी प्रमुख पात्र कौन सी है? लक्ष्मी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए याद रखिएगा, लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ का जनजीवन का चित्रण किया गया? उड़ीसा, बिहार, गुजरात या फिर पंजाब। अभी हम बताएं कहाँ के, तो ये उड़ीसा का चित्रण किया गया है। कहाँ का? उड़ीसा का, याद रखिएगा। यहाँ पे उड़ीसा के ही बारे में बात किया गया, जहाँ बहुत सारे बाढ़ आते रहते, सुनामी भी। प्रश्न संख्या 75, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया था? किस नदी का? गंगा, महानदी, गंडक या फिर सतलज। ढहते विश्वास कहानी में महानदी का वर्णन किया गया था। महानदी एक वहाँ पे नदी बांध था जो बार बार टूट जा रहा था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास किस भाषा से रचित है? कन्नड़, तमिल, गुजराती, उड़िया। तो उड़ीसा की कहानी है, तो किससे? उड़िया से संकलित होगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगू किस कहानी के पात्र है? दही वाली मंगम्मा, नगर या फिर ढहते विश्वास, माँ। मंगू याद रखिएगा, किस में? माँ कहानी में ही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, माँ कहानी। अगला प्रश्न है, माँ कहानी के कहानीकार कौन है? सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, सावरदेव या फिर लक्ष्मी। माँ कहानी के कहानीकार ईश्वर पेटलीकर जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ईश्वर पेटलीकर जी। ऑप्शन बी आपका 100% करेक्ट है। देखिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको हम बता देते हैं। 72 का इसका सही उत्तर है सात कोड़ी होता, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका 100% करेक्ट है, सात कोड़ी होता। आइए, यहाँ तक हो गया था। यहाँ पे ईश्वर पेटलीकर जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, माँ कहानी किस की ममता का वर्णन, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? पिता के, माँ के, पुत्र की, पुत्री के। तो माँ कहानी, माँ चैप्टर का नाम क्या है? माँ। तो माँ का ही वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माँ कहानी में प्रमुख पात्र है, माँ कहानी के प्रमुख पात्र लक्ष्मी, सीता, मंगम्मा या फिर मंगू। माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन हो जाएंगे? मंगू हो जाएगी। कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? मंगू, जो जन्म से ही पागल और गूंगी थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगू कैसी लड़की थी? देखिए पूछ के दिया ना, अच्छी, खराब, पागल, गूंगी। तो कैसी लड़की थी? पागल थी। जन्म से ही वो क्या थी? पागल थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पापपाती किस रोग से ग्रसित है? पापपाती किस रोग से ग्रसित है? मलेरिया, मेनिनजाइटिस, कैंसर, डेंगू। पापपाती पूछा है, तो पापपाती ये चैप्टर नंबर 4 है। तो ये किससे? मेनिनजाइटिस एक बीमारी होता है, इसी से क्या है? ये ग्रसित है, मतलब ये उसको हुआ है। अगला प्रश्न है, नगर, नगर कहानी के कहानीकार कौन है? सुजाता, ईश्वर, श्रीनिवास, सातकोड़ी होता है या फिर सावरदैया। सुजात नहीं, नगर कहानी का पूछा है। नगर कहानी के कौन हो जाएंगे? नगर कहानी के कहानीकार मतलब नगर कहानी के लेखक के बारे में पूछा गया है, तो कौन हो जाएंगे? सुजाता हो जाएंगे। किधर हो जाएंगे? सुजाता। देखिए तो ऑप्शन ए में दिया है सुजाता। क्या हो जाएंगे? सुजाता। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मंगम्मा, पपाती, सीता, मंगू। तो देखिए, मंगम्मा है ये चैप्टर 1 की, सीता चैप्टर 5 और मंगू चैप्टर 3, मतलब पपाती हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा नहीं, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? मदुरै, पटना, कोलकाता, दिल्ली। नगर कहानी में किस नगर का? तो मदुरै नगर का वर्णन किया गया। ऑप्शन ए याद रखिएगा, मदुरै शहर का वर्णन किया गया था नगर कहानी में। अगला प्रश्न है, वल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? वल्ली अम्माल की पुत्री, सीता, पपाती, गीता, लक्ष्मी। वल्ली अम्माल की पूछा है, तो वल्ली अम्माल की पुत्री का नाम था पपाती। क्या नाम था? पपाती। ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुजाता का वास्तविक नाम है? सुजाता का वास्तविक नाम, के रंगराजन, एस रंगराजन, जी रंगराजन या फिर आर रंगराजन। सुजाता का वास्तविक नाम, सुजाता का वास्तविक नाम पूछा है, तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। क्या है? एस रंगराजन, ठीक है ना। एस रंगराजन हो जाएगा। ऑप्शन बी 100% करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सीता को अपने घर में ही कैसा महसूस होता है? घुटन, आनंद, सुख, सुख। यहाँ पे कैसा महसूस होता है सीता को? जो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर 5 वर्णिका का चैप्टर 5 पढ़िएगा ना, धरती कब तक घूमेगी, तो उसी की ये प्रमुख कहानी है, प्रमुख क्या बोलते हैं, पात्रा है सीता।
तो वही पूछा है कि सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है, तो ये घुटन महसूस होता है। क्या? घुटन। ऑप्शन ए याद रखिएगा, घुटन महसूस होता है। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सुजाता, सावरदैया, सातकोड़ी होता। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? कौन हो जाएंगे? श्रीनिवास, सुजाता, सावरदैया। देखिए इनमें से कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चे, याद रख करिए तो बताइए तो कौन हो जाएंगे? धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार, कहानीकार कौन हो जाएंगे? सावरदैया। कौन हो जाएंगे? सावरदैया होंगे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 है, धरती कब तक घूमेगी कहानीकार का प्रमुख पात्र है? पापाती, मंगम्मा, लक्ष्मी या फिर सीता? तो हम आपको बताए थे ना, पापाती ये चौथा चैप्टर है, मंगम्मा पहले चैप्टर की, सीता लक्ष्मी बोले, लक्ष्मी दूसरा, और सीता जो है ये 5वें चैप्टर की, मतलब सीता। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? कहाँ की कहानी? बिहार की, गुजरात की, राजस्थान की, उड़ीसा की? कहाँ की कहानी है धरती कब तक घूमेगी? तो ये कहानी है जो राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किसकी प्रधानता दी गई है? धरती कब तक घूमेगी में किसकी 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 प्रधानता दी गई है? नारी की, पुरुष की, बच्चों की या फिर इनमें से कोई नहीं? तो धरती कब तक घूमेगी की में प्रधानता किसको दी गई है? तो याद रखिएगा, प्रधानता जो दी गई है वो नारी को दी गई है। किसको? नारी को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? कौन सी भाषा की रचना है? तो उड़ीसा, राजस्थानी, कन्नड़ या फिर तमिल? देखिए आपको भाषा जानने से पहले जानना होगा कि ये कहाँ की कहानी है। तो हम अभी आपको बताए हैं, ये जो कहानी है राजस्थानी है। कहाँ की है? राजस्थान की। कहाँ की कहानी है प्यारे बच्चों? राजस्थान की। अब जानेंगे कि राजस्थान की कहानी को क्या कहते हैं। तो राजस्थान की कहानी को क्या कहते हैं? राजस्थानी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थानी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? कथावाचक को मंगम्मा क्या कहती थी? बहन जी, मौसी जी, माँ जी, काकी जी? कथावाचक को, जब मंगम्मा दही बेचने जाती थी तो वहाँ पे एक औरत मिलती थी, वही मतलब वो कथावाचक थी, मतलब कथाकार, कहानीकार थे। तो उनको मंगम्मा क्या कहती थी? तो क्या कहती थी? माँ जी कहती थी। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, माँ जी। अगला प्रश्न है, दही वाली मंगम्मा का कथावाचक कौन है? एक शिक्षिका, बेंगलोर की एक सम्भ्रांत महिला, एक कलाकार या फिर इनमें से कोई नहीं? दही वाली मंगम्मा कहानी के कथावाचक पूछा है, तो कथावाचक क्या हो जाएगा? बेंगलोर की एक सम्भ्रांत महिला। ये बेंगलोर की कहानी है, मतलब बेंगलोर में उनका जन्म हुआ था, तो क्या हो जाएगा? बेंगलोर की एक सम्भ्रांत महिला हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निर्मला कौन थी? निर्मला के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। निर्मला 96 नंबर है प्रश्न। निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी या फिर कहानीकार की मौसी? निर्मला पूछा है, तो निर्मला ये किस में है? कि बहादुर चैप्टर आपको याद आ रहा है? बहादुर, हम आपको बताए थे ना, बहादुर पर चोरी का इल्जाम कौन लगाया था? तो उसके रिश्तेदार। कितने रुपये लगाए थे? तो 11 रुपये। यही जो प्रश्न है, मतलब जो बहादुर जो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर कितना है याद रखिएगा? 6। तो उन्हीं की पूछा है, उन्हीं के बारे में। तो निर्मला का बात उसी में हुआ है। तो निर्मला कौन थी? तो ये कहानीकार की पत्नी थी। कौन थी? कहानीकार की पत्नी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर कहाँ से भागकर आया था? पुणे से, इंदौर से, पटना से, नेपाल से? तो आप याद रखिएगा, बहादुर बहादुर जो छोटा बच्चा था, 12 साल का बच्चा था, वो कहाँ से भाग के आया था? नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से भाग कर आया था और यहाँ पे काम कर रहा था, लेखक के घर, निर्मला के घर काम कर रहा था। अगला प्रश्न है, कहानीकार के लड़के का नाम था किशलय, कासु, केशु, किशोर? कहानीकार के लड़के का नाम, कहानीकार के लड़के मतलब किसके? निर्मला के बेटे का नाम क्या था? किशोर नाम था। क्या नाम था? किशोर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है, किशोर नाम था उसका। अगला प्रश्न है, खोखा खोखी का अर्थ होता है, खोखा खोखी का अर्थ है बच्चा बच्ची, बाबा दादा, भाई बहन, चाचा चाची? खोखा खोखी, देखिए खोखा खोखी का मतलब क्या होता है? देखिए खोखा किस कहानी में है? चैप्टर नंबर 2, मतलब 20 के दांत में कहा है? खोखा के बारे किया, मतलब बच्चा बच्ची के बारे। खोखा खोखी का मतलब बच्चा बच्ची। क्या होता है? बच्चा बच्ची। अगला प्रश्न है, खोखा का क्या नाम है? किस, किसु, कासु,
किसु, कुसु, कासु या फिर केसु। तो खोखा का नाम पूछा है, खोखा का 2 गो नाम था, तो ये क्या नाम था? कासु। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या नाम था? कासु। प्यारे बच्चों देखिए हम लोग ने 100 पूरे कंप्लीट कर दिए। 100 क्वेश्चन को, कितने क्वेश्चन को? 100 क्वेश्चन को पूरे अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें से 100% आप याद रखिएगा 40 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आप बिल्कुल मत डरिएगा कि क्या होगा एग्जाम में। देखिए आपका जो भी एग्जाम होगा बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि हमने 100 ऐसे प्रश्न चुन चुन कर लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% है कि इसी में से आएंगे। और 1-2 नहीं, कितना आएंगे? 40। 2-4 को नहीं, कितना आएंगे? 40 को क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन कम नहीं होता। अभी तक का रिकॉर्ड है कि 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आ जाएगा। बताइए 40 क्वेश्चन कम है? मानिए आपको दूसरी जगह जाइएगा तो आपको 500 1000 क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें 20-30 नंबर का बताता है कि 20-30 नंबर पक्का है कि आएगा। और हम आपको 100 गो क्वेश्चन में कितना बता रहे हैं? 40 गो क्वेश्चन का। देखिए हमारा एक्सपीरियंस कैसा है? देखिए एक्सपीरियंस हम इसलिए बताते हैं 40 क्वेश्चन इसलिए आएगा क्योंकि हम क्या करते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है ना, मतलब पिछले साल पूछा गया 2010 में, 2011, 12, 13 ऐसे करके 2025 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया ना, उसको हम एनालाइज करते हैं, मतलब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसमें सोचते हैं कि मतलब ऐसा कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। उसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए प्यारे बच्चों, ये सबसे नहीं हो पाता, ठीक है ना। एनालाइज करना मतलब खोजना क्वेश्चन को सबके बस की बात नहीं है। हर किसी से ये क्वेश्चन आप सोचिएगा कि कोई तुक्का लगा देगा, तो ये तुक्का लगाने वाला काम नहीं है। इसके लिए बहुत ही माइंड की भी ज़रूरी होती है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करके आप तब खोजिएगा कि हाँ, आपको तब पता चलेगा कि हाँ कैसा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। और बोर्ड एग्जाम हर साल कैसे क्वेश्चन पूछेगा और कौन सा क्वेश्चन पूछेगा और कौन सा क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करेगा। तो इसीलिए आप उसको याद रखिएगा अच्छा से। आप इसको याद रखिएगा और आप इसका पीडीएफ नोट्स ले लीजिएगा, ठीक है ना। पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में है। पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में है। आप सिर्फ हम लिंक दिए हैं व्हाट्सअप का, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइए या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 85 398 71 728। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कॉल कर दीजिएगा, आप बोलिएगा कि सर हमको पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो हम आपको उसी टाइम पीडीएफ नोट्स भेज देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हमेशा हर एक तरह की क्लास 10 से रिलेटेड हर एक तरह की जानकारी दी जाती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।